बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटब पब्लिशर्स वीडियो सेशन। कैंटब लेक्चर सीरीज़ के इस सेशन में ग्रेड 7 के साइंस को डिस्कस किया जाएगा। ग्रेड 7 के साइंस को डिस्कस करने के लिए जिन रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी आपको, इनमें ग्रेड 7 के लिए टेक्स्ट बुक जो कि कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ का एक हिस्सा है, इसके साथ साथ एग्ज़ाम्स की प्रैक्टिस के लिए और SLOs की इन्फोर्समेंट्स और एक्टिविटीज़ के लिए और जो आपको होमवर्क दिया जाएगा उसे सॉल्व करने के लिए आपके पास समर पैक ग्रेड 7 का होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ टीचर्स और पेरेंट्स की हेल्प के लिए रिसोर्स पैक एक बहुत अच्छा रिसोर्स है, जिसमें तमाम SLOs अपनी मेथडोलॉजी के साथ और एलाइड एक्टिविटीज़ के साथ बहुत अच्छे तरीके से बयान किए गए हैं। रिसोर्स पैक और समर पैक cantabpublisher.com की वेबसाइट पे सॉफ्ट फॉर्म में इजीली अवेलेबल है। और आज चैप्टर 5 यानी वाटर में से हम वाटर का जो लेक्चर टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो है इम्प्यूरिटीज़ प्रेजेंट इन द वाटर। आप जानते हैं कि समटाइम्स हमें टैप वाटर को बॉयल करना पड़ता है, या कुछ लोग फ़िल्टर्ड वाटर यूज़ करते हैं, या कुछ लोग मिनरल वाटर यूज़ करते हैं ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए और कुकिंग पर्पज़ के लिए। ऐसा क्यों है? वो टैप वाटर क्यों नहीं यूज़ कर सकते? इसकी वजह यह है कि हमारा पानी जो कि हमारे टैप्स में अवेलेबल है या हम मोटर्स के थ्रू हासिल करते हैं, उसमें कुछ इम्प्यूरिटीज़ प्रेजेंट है। वो वाटर क्लीन नहीं है, जबकि हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए और कुकिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होने वाला पानी हमेशा क्लीन होना चाहिए, फ्री ऑफ इम्प्यूरिटीज़, डर्ट एंड जर्म्स होना चाहिए। हम अपने पानी को फ्री ऑफ इम्प्यूरिटीज़ बनाने के लिए बॉयल कर लेते हैं। समटाइम्स हम फिल्टर्ड वाटर यूज़ कर लेते हैं या समटाइम्स मिनरल वाटर यूज़ कर लेते हैं। तो आज के अपने लेक्चर 3 में हम ये देखेंगे कि वो कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं जो पानी को इम्प्योर बनाते हैं। इम्प्योर मतलब डर्टी बनाते हैं, अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बनाते हैं। और जो SLO अचीव करेंगे हमारे आज के लेक्चर के थ्रू वो है रिकग्नाइज द सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन वाटर दैट मेक वाटर इम्प्योर। हमने वो सब्सटेंसेस को आइडेंटिफाई करना है, उनके बारे में नो हाउ लेनी है, इन्फॉर्मेशन स्टडी करना है उन्हें, कि जो पानी को इम्प्योर बनाते हैं, जो पानी को ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए अनफिट बना देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। जस्ट ओपन योर बुक एट पेज 61. You will find the topic 5.3 under the heading of impurities present in the water. Water is very good at dissolving substances. Thus, it is very unusual to find really pure water. Rainwater is the only purest form of water. When it comes in contact with atmosphere and the earth's surface, it becomes impure in many ways. In air, some of the pollutants of air and land becomes the part of the rainwater. Many of the compounds generally dissolve in rain when it runs off along the surface. Moreover, sunlight supports a range of life form to grow in water when sunlight falls on it. All these things make rainwater impure. These impurities may be classified into 3 categories. So, फर्स्ट पैराग्राफ आपके टेक्स्ट बुक का आपको ये बताता है कि पानी इम्प्योर कैसे होता है। पानी इम्प्योर होने की एक बहुत बड़ी वजह पानी की एक अपनी कैपेसिटी है सब्सटेंसेस को डिज़ोल्व करने की। वाटर को यूजुअली यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। वाटर इज सेड टू बी यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यानी ये वो सब्सटेंस है जो यूनिवर्स की मैक्सिमम चीज़ों को पानी यूनिवर्स की मैक्सिमम चीज़ों को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। अपने अंदर बहुत सी चीज़ें, खा वो गैसेस हों, ठीक है, गैसेस जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा कि ऑक्सीजन वगैरह, और भी बहुत सी गैसेस इसमें डिज़ोल्व हो जाती हैं। बहुत से दूसरे लिक्विड सब्सटेंसेस भी इसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं, जैसा कि हम वो लेमनेड बनाते हैं, जूसेस वगैरह। और अगर पोल्यूशन के हवाले से बात करें तो बहुत से इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स पानी में इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत से डिटर्जेंट्स जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं वो पानी में इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं, सोप एट्सेट्रा।
और बहुत से सॉलिड सब्सटेंसेस भी वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं। अब सॉलिड सब्सटेंसेस में बहुत से पार्टिकल्स आ जाते हैं, डस्ट आ जाती है, इसमें डिफरेंट सॉल्ट्स आ जाते हैं। सो ये सब वो चीज़ें हैं। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो पानी में बहुत आसानी से डिज़ोल्व हो जाते हैं। क्योंकि पानी आसानी से इन चीज़ों को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है, इसलिए इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। और पानी के यूनिवर्सल सॉल्वेंट की वजह से ही ये पानी इम्प्योर हो जाता है कि पानी जहाँ जहाँ से भी गुजरेगा अपने अंदर सब्सटेंसेस को डिज़ोल्व करता चला जाएगा। अब जो रेन वाटर है, जो आपको पता है कि रेन कैसे बनती है, रेन कंडेंसेशन के थ्रू बनती है। जो रेन है, आपने ग्रेड 5 में रेन फॉर्मेशन का प्रोसेस पढ़ा होगा कि रेन कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स से रेन बनती है। अब क्योंकि ये कंडेंसेशन से बनती है और कंडेंसेशन से पहले वाला प्रोसेस होता है इवेपोरेशन, जिसमें से वाटर वेपर्स प्योर फॉर्म में वो चेंज हो जाते हैं वेपर्स में, जिसमें लिक्विड वाटर वेपर्स में चेंज हो जाता है, और यही वाटर वेपर्स जो कि प्योरेस्ट फॉर्म होते हैं कंडेंस होकर रेन बना देते हैं। अब इसलिए क्योंकि ये प्योरेस्ट फॉर्म है वाटर की, जब ये क्लाउड से नीचे की तरफ आती है, लेकिन जैसे ही रेन अर्थ सरफेस के क्लोजर होती चली जाती है, ये भी इम्प्योर होना शुरू हो जाती है। वो कैसे कि जैसे अब रेन ने एटमॉस्फेयर से गुजरना है, एटमॉस्फेयर में डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट हैं, ठीक है। ये क्लाउड्स में से रेन जब वो फॉल करेगी तो अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में होगी, यानी इसमें कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट नहीं होगी। लेकिन जैसे ही ये अर्थ सरफेस के क्लोजर आएगी तो यहाँ पे डस्ट भी प्रेजेंट है, यहाँ स्मोक भी प्रेजेंट है, यहाँ डिफरेंट एसिड्स भी प्रेजेंट हैं, जैसा कि सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड, डिफरेंट गैसेस हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड्स प्रेजेंट हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। सो ये सब चीज़ें जो प्रेजेंट है, ये इस रेन वाटर में डिज़ोल्व हो जाएंगी और इसे इम्प्योर बना देंगी। अब यही रेन वाटर जब वैलीज में से गुजरेगा, जब सॉइल के ऊपर से पास ओवर होगा, जब ट्रीज के ऊपर से गुजरेगा, जब दीगर वाटर बॉडीज में से गुजरेगा, तो वहाँ पे जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट होंगे उन्हें भी अपने अंदर डिसॉल्व करता चला जाएगा। जहाँ जहाँ से ये गुजरेगा वहाँ से अपने अंदर पार्टिकल्स को डिसॉल्व करता चला जाएगा और ये मज़ीद इम्प्योर होता चला जाएगा। अगर ये अंडरग्राउंड वाटर अंडर द सरफेस सीप कर जाता है तो वहाँ पे जो मिनरल्स होंगे ज़मीन के नीचे वो उनको भी अपने अंदर डिसॉल्व करता चला जाएगा। इस तरह उसमें सॉल्ट कंसंट्रेशन भी इंक्रीज़ करती चली जाएगी। इस तरह से पानी इम्प्योर हो जाता है। अब जितनी भी तरह की इम्प्योरिटीज़ हैं, खा वो रेन में प्रेजेंट हैं, खा वो वाटर बॉडीज़ में प्रेजेंट हैं, जिस ओवरऑल वाटर में जो इम्प्योरिटीज़ हैं उन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक तो वो इम्प्योरिटीज़ हैं जो पानी में डिसॉल्व हो जाती हैं, इसलिए इन्हें डिसॉल्व्ड इम्प्योरिटीज़ कहते हैं। दूसरी वो इम्प्योरिटीज़ हैं जो डिसॉल्व नहीं होती बल्कि पानी में सस्पेंडेड रहती हैं और हम उन्हें नेकेड आई से भी बाज़ दफ़ा देख सकते हैं, इन्हें सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ कहते हैं। और थर्ड टाइप लिविंग मैटर की है। जब पानी में इतनी ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होंगी तो वहाँ पे लाइफ फॉर्म ग्रो करना शुरू हो जाएगी। डिफरेंट बैक्टीरियाज, डिफरेंट वायरसेस वहाँ पे ग्रो करेंगे, इसलिए ये भी एक तरह की इम्प्योरिटीज़ कॉज करते हैं और इस इम्प्योरिटीज़ को हमने लिविंग मैटर का नाम दिया है। अब हम डिटेल से देखते हैं कि ये इम्प्योरिटीज़ कौन कौन सी हैं और इनका क्या इम्पैक्ट आएगा। सबसे पहले तो डिसॉल्व्ड इम्प्योरिटीज़। डिसॉल्व्ड इम्प्योरिटीज़ कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आइज। Why we cannot see with naked eye? Because they are in dissolved form. They are fully dissolved in water. These includes compounds of iron, calcium, magnesium,
different gases such as sulfur dioxide, nitrogen oxide, carbon dioxide, fertilizer runoff, pesticides, detergents, decomposed products, etc. अब ये impurities कौन कौन सी हैं? तमाम किस्म के मिनरल्स डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़ में आएंगे और ख़ास तौर पे मिनरल्स कौन कौन से हैं? इनमें कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम वगैरह शामिल हैं। और डिफरेंट गैसेज जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि चूँकि रेन वाटर एयर से गुजरता है तो एयर में अगर कोई इम्प्योरिटी एज ए गैस प्रेजेंट है तो वो भी पानी में डिजॉल्व हो जाएगी। और ज़्यादातर ये गैसेज हैं सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा जब ये पानी ज़मीन पे आएगा तो चूँकि हम अपने क्रॉप्स को फर्टिलाइज़र्स प्रोवाइड करते हैं उनकी ग्रोथ को अच्छी करने के लिए, तो उन फर्टिलाइज़र्स का रिमेनिंग पार्ट, उनका रन ऑफ भी पानी में शामिल होकर डिज़ोल्व हो जाएगा। डिफरेंट पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं प्लांट्स पे ताकि उन्हें पेस्ट से महफूज रखा जा सके। डिटर्जेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं कॉमनली हमारे घरों में। डिकम्पोज प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि प्लांट्स के अगर कुछ रिमेन्स हो तो वो डिकम्पोज फॉर्म में हो तो ये डिकम्पोज प्रोडक्ट्स भी इम्प्योरिटीज़ में शामिल होकर पानी में डिज़ोल्व हो जाती हैं। सो ये तमाम चीज़ें डिज़ोल्व इम्प्योरिटीज़ में आती हैं। अब चूँकि ये डिज़ोल्व हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये ऐसी इम्प्योरिटीज़ पानी में प्रेजेंट हैं? तो हम उनका इफ़ेक्ट देखते हैं कि ये हर तरह की इम्प्योरिटीज़ अपना कोई ना कोई इफ़ेक्ट छेड़ देती है। हम उनके इफ़ेक्ट से इन इम्प्योरिटीज़ के प्रेजेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहला इफ़ेक्ट क्या है कि टर्बिडिटी। टर्बिडिटी इन वाटर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ दीज इम्प्योरिटीज। ये इम्प्योरिटीज़ इटसेल्फ तो डिज़ोल्व हैं लेकिन जब ये डिज़ोल्व हो जाएंगे तो ये पानी को टर्बिड बना देंगी। टर्बिड क्या होता है कि अगर आपके पास एक ग्लास में पानी है तो वो पानी क्लियर नहीं होगा, उसमें आपको डिफरेंट छोटे छोटे से बबल्स टाइप चीज़ें दिखाई देंगी। वो टर्बिडिटी है वाटर की। बज़ाहिर अगर आप उस पानी को फ़िल्टर करें तो आपके पास फिल्ट्रेट में कुछ भी नहीं बचेगा, सारे का सारा पानी फ़िल्टर हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी पानी टर्बिड रहेगा, पानी थोड़ा सा धुंधला सा हमें मिलेगा। तो ये जो टर्बिडिटी है ये इंडिकेट करती है कि इसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ डिज़ोल्व हो चुकी हैं। इसके अलावा दूसरी इंडिकेशन क्या है? अ लेयर ऑफ वाइट सॉलिड्स इन बॉइल्ड वाटर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कंपाउंड्स। अगर इसी पानी को आप बॉयल करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पास एक वाइट लेयर, एक स्कम की लेयर बन जाती है। वो स्कम लेयर या वो जो वाइट लेयर आपके पास बनती है वो इंडिकेट करती है कि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स प्रेजेंट है, यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम की इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है। इन दोनों कंपाउंड्स की वजह से पानी हार्ड हो जाता है जी, यानी झाग अच्छी नहीं बनाता। जिस पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के कंपाउंड्स प्रेजेंट होंगे वो हार्ड वाटर कहलाएगा। उस पानी में आप सोप को डिज़ोल्व नहीं करें, सोप का लेदर नहीं बनेगा, सोप का फोम नहीं बनेगा और हमें वॉशिंग में मुश्किल पेश आती है। सो ये तो थी डिज़ोल्व इम्प्योरिटीज़। नेक्स्ट इज सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़। सस्पेंडेड जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि ये डिज़ोल्व नहीं है बल्कि हम उन्हें नेकेड आई से समटाइम्स देख भी सकते हैं क्योंकि ये पानी में मौलिक रहती हैं, पानी में सस्पेंड रहती हैं। Impurities that do not dissolve and remain suspended in water are called suspended impurities. These impurities may include particles of sand, clay, domestic waste, industrial waste, etc. अब जितने भी लार्जर पार्टिकल्स हैं जैसा कि स्मोक के पार्टिकल्स हो गए, डस्ट के पार्टिकल्स हैं, क्ले है, सैंड वगैरह है, या इंडस्ट्रियल वेस्ट है, वेजिटेबल पील्स हैं, ये सब सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ में शामिल हैं। Although these impurities are larger but not heavier enough to settle down if water is remain undisturbed. और ये किसी भी सूरत पानी में सेटल डाउन नहीं होती, यहाँ तक कि आप पानी को कुछ देर के लिए पड़ा भी रहने दें तो भी ये पानी में सस्पेंड ही रहेंगी अपने पार्टिकल साइज की वजह से। नेक्स्ट कम्स द लिविंग मैटर। अब लिविंग मैटर कहाँ से आएगा पानी में? When sunlight falls on impure water, it makes the water environment suitable for lower organisms to grow. जैसे ही इम्प्योर वाटर पे, डर्टी वाटर पे सनलाइट फॉल करती है तो वह पानी का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाता है और पानी के टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने की वजह से वो एनवायरनमेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह को के ग्रो करने के लिए आइडियल हो जाती है। लिहाजा वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स जैसा कि एल्जी, फंजाई, वॉर्म्स, बैक्टीरिया, वायरसेस और स्मॉल इंसेक्ट्स और इनके डिफरेंट लार्वीज वगैरह इजीली ग्रो कर सकते हैं।
प्रेजेंस ऑफ दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो मेक द वाटर इम्प्योर। अल्टीमेटली क्या होता है कि पानी इनकी प्रेजेंस की वजह से इम्प्योर हो जाता है। आपने अक्सर सुना होगा डेंगू का लार्वा साफ पानी में ग्रो करता है। आप डेंगू के लार्वे को समटाइम्स आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, लेकिन वो वहाँ पे ग्रो क्यों करता है? क्योंकि उस पानी का टेम्परेचर, उसमें कुछ ना कुछ इम्प्यूरिटीज़ प्रेजेंट होंगी, खा वो डिजॉल्व फॉर्म में हो, खा वो गैशियस फॉर्म में हो, उस पानी का टेम्परेचर उसे लार्वे के लिए सूटेबल बना देता है। ये वो सारी इम्प्यूरिटीज़ थी जो पानी को इम्प्योर बना देती हैं। अब इनका इफेक्ट क्या होगा? Impurities present in water deteriorate the quality of water and make it unsuitable for domestic and industrial use. सबसे पहले डर्टी वाटर को ना तो हम डोमेस्टिक यूज़ यानी वॉशिंग, कुकिंग, ड्रिंकिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हर इंडस्ट्री में पानी के यूटिलाइजेशन की एक अपनी रिक्वायरमेंट है। कुछ को बहुत क्लीन वाटर चाहिए होता है, कुछ को बिल्कुल डिस्टिल्ड वाटर चाहिए है। सो थोड़ी सी अमाउंट भी इन इम्प्यूरिटीज़ की पानी को अनफिट बना देती हैं डिफरेंट यूज़ के, डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए। फॉर एग्जांपल इन टर्बिड वाटर लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज़ वेरी लो। अब जिस पानी में टर्बिडिटी ज़्यादा होगी यानी डिजॉल्व इम्प्यूरिटीज़ ज़्यादा होंगी, वहाँ पे डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा और इस तरह का पानी एक्वेटिक लाइफ के लिए सूटेबल नहीं रहता, क्योंकि एक्वेटिक लाइफ ने अपनी ऑक्सीजन की डिमांड पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन के थ्रू पूरी करना होती है। अगर पानी हार्ड हो जाए तो वॉशिंग में डिफ़िकल्टी होगी। और पानी कैसे हार्ड होगा? जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के कंपाउंड्स के थ्रू पानी हार्ड हो जाता है और हार्ड वाटर से वॉशिंग डिफ़िकल्ट हो जाती है। इट ऑल्सो कॉज डाइजेशन प्रॉब्लम्स। फिर सस्पेंडेड मैटर जो है वो चेक्स द सनलाइट पेनिट्रेटिंग डीप। अब सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो हैं वो भी सनलाइट को पानी में ज़्यादा नीचे तक नहीं जाने देते। Thus the process of photosynthesis is prohibited। तो जब सनलाइट ही अवेलेबल नहीं होगी तो पानी के बॉटम में, रिवर्स के, लेक्स के बॉटम में जो प्लांट्स प्रेजेंट है वो फोटोसिंथेसाइज नहीं कर सकेंगे और फोटोसिंथेसाइज ना करने की वजह से जो एनिमल लाइफ फॉर्म्स इन प्लांट्स पर डिपेंड करती हैं, अल्टीमेटली उनका भी डिके स्टार्ट हो जाएगा। प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड केमिकल्स मेक वाटर डिजीज कॉजिंग। अब जिस पानी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, जर्म्स, बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट होंगे, अल्टीमेटली वो डिजीज कॉज करेगा, जैसे टाइफाइड, कॉलेरा वगैरह। मोर ओवर वाटर कंटेमिनेटेड विद दीज इम्प्यूरिटीज इज नॉट सुटेबल टू बी यूज इन इंडस्ट्री एज वेल एज फॉर पावर जनरेशन। और ऐसे पानी को हम किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ना ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए, ना उससे बिजली बनाने के लिए, क्योंकि अगर हम डर्टी वाटर या लिविंग मैटर्स वाला पानी इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारी मशीनरी को डिटीरियोरेट कर देगा। लिहाजा डर्टी वाटर को या इम्प्यूरिटीज़ वाले वाटर को हम, वो एक तरह से वेस्टेज ऑफ वाटर है, उसकी यूटिलाइजेशन नहीं है अनटिल अनलेस हम उसे क्लीन ना कर लें। ये तो था हमारा लेक्चर। अब आते हैं होमवर्क की तरफ। होमवर्क आप करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज से और जो आपको मिलेगी पेज 68 पे। पार्ट ए है रिव्यू एक्सरसाइज का, फिल द सर्कल ऑफ करेक्ट ऑप्शन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। आपने MCQs हैं आपको दिए गए, आपने उसको पढ़ना है हर स्टेटमेंट को और रिस्पेक्टिव आंसर को सर्कल फिल करना है। इसमें से आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, हार्डनेस कॉजिंग मिनरल इन वाटर इज। अब हार्डनेस कौन कॉज करता है पानी में? आयरन करता है, आर्सेनिक करता है, कैल्शियम या कॉपर। ये तमाम एलिमेंट्स हैं जिनके डिफरेंट कंपाउंड्स हमारे पास वाफर मिकदार में पाए जाते हैं। तो इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो पानी को हार्ड बना देता है? तो करेक्ट आंसर का सर्कल फिल करेंगे आप। नंबर 3 क्वेश्चन MCQ सॉल्व करेंगे। वाटर डिजॉल्व्स मोस्ट ऑफ द इम्प्यूरिटीज इन इट बिकॉज। पानी अपने अंदर बहुत सी इम्प्यूरिटीज क्यों डिजॉल्व कर लेता है? इट इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इट इज़ पार्ट ऑफ एवरीथिंग, इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, इट सपोर्ट्स लाइफ। अगर आपने लेक्चर अटेंटिवली अटेंड किया है तो आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं इजीली। इसके बाद पार्ट बी देखिए अपना, जो है कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, यानी अपने आंसर को आपने 3 to 4 सेंटेंसेस वाइंड अप करना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, प्योर वाटर इज रेयर, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं कि अर्थ पे प्योर वाटर बहुत कम है? प्योर वाटर मतलब फ्री ऑफ इम्प्यूरिटीज। अगर आप एग्री करते हैं तो आप रीज़न देंगे कि क्यों प्योर वाटर कम है, और अगर आप एग्री नहीं करते तो भी आप रीज़न से जस्टिफाई करेंगे कि प्योर वाटर कम क्यों नहीं है। देन यू विल कम टू
part C that requires the answer of questions in detail. From here you will solve question number 4. How does water become polluted? पानी आलूदा कैसे हो जाता है वो आप ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे. सो ये तो था आपका आज का लेक्चर. आप अपना होमवर्क कंप्लीट करके अपने टीचर को सबमिट करवाएंगे. अल्लाह हाफिज़. सी यू इन द नेक्स्ट लेसन. थैंक यू.